आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीज़ समझनी होगी, ठीक है। देखो, इसमें जो पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ने होंगे माध्यम, ठीक है ना। तो एक तुमने नाम सुना होगा सघन माध्यम, सघन माध्यम, और एक होता आपका विरल माध्यम। नाम सुना ना? ठीक है। बता सकते हैं सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता? नहीं पता? देखो, जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है, देखो जिस माध्यम का अधिक हो, ऐसे लिख लो बस, अधिक हो, उसे क्या बोलते हैं? सघन। और भैया जिस माध्यम का घनत्व कम हो, उसे क्या बोलते हैं हम? विरल माध्यम, ठीक है। अब भैया इस घनत्व का कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। एक हो गया आपका कांच, ऐसा मान लो क्या भैया आपका कांच, ठीक है। और एक हो गया आपका कांच हो गया, दूसरा आपका हो गया द्रव। ये आपका क्या हो गया भैया? द्रव। और एक हो गई आपकी हवा, ठीक है। ऐसा हवा मान लिया। आ रही बात समझ में? देखो, जो माध्यम जितना मजबूत रहेगा उसका घनत्व उतना ही अधिक रहेगा। नई बात समझ में? ये आपका है कांच, क्या है? कांच। ये क्या है आपका? द्रव। और ये क्या है आपका? हवा बोल लो या फिर वायु। बात एक ही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें सबसे मजबूत कौन सी चीज़ है? मजबूत क्या बोलोगे? कांच। कैसे भैया कांच कैसे मजबूत है? तुम देखते हो, देखो, एक तो अगर किसी के कांच फेंक के मार दिया वो तेज लगेगी, या जो हवा भर के गुब्बारा मार दे वो तेज लगेगा? बताओ। तो सबसे मजबूत क्या हुआ? कांच। अब इतना सा कांच का एक गेंद बनाई, वो फेंक के मार रहे हैं, और एक द्रव फेंक के मार रहे हैं, तो किसकी चोट ज़्यादा लगेगी? कांच की। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका हो गया? कांच का। और अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों की, वायु और द्रव की, तो एक हमने पानी का गुब्बारा फेंक के मारा और एक हवा का गुब्बारा फेंक के मारा, चोट ज़्यादा लगेगी? द्रव की, यानी पानी की। आई बात समझ में? अच्छा, तो सबसे कम किसका होता? वायु का, ठीक है। अब मुझे बता दो आप, तो ये तो होता है कि यहाँ पर ठोस, द्रव, और एक होता गैस। अच्छा, अगर मैं जब बढ़ते हुए क्रम में लिखूँ तो कैसे लिखेंगे बताओ? सबसे ज़्यादा घनत्व किसका रहता है भैया? यानी ठोस का। ठोस, तो उससे कम क्या रहता है आपका? द्रव। और गैस से ज़्यादा किसका रहता है आपका? द्रव का। ऐसे ये करने को भी आपका आता है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखते हैं, इतनी बात तुम्हारी क्लियर हो गई, ठीक है। पहले इसको नोट करो। यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन है, इनका आंसर बताओ। देखो, किसका घनत्व ज़्यादा है? मतलब इन दोनों में बताना है किसका घनत्व ज़्यादा है, पानी का या फिर कांच का? कांच का। और इसमें दोनों में किसका ज़्यादा है भैया? बताओ। पानी का, क्योंकि भैया गैस से ज़्यादा तो घनत्व पानी का है ही ना, ठीक है। किसका घनत्व इसमें ज़्यादा है बताओ? कांच का या गैस का? बताओ जल्दी से। कांच का, ठीक है। उसके बाद निम्न में से सघन माध्यम है, बताओ। वायु है ना सघन माध्यम, या पानी? अब मैंने क्या बताया था? जिसका घनत्व ज़्यादा है वो सघन माध्यम लिखवाया था ना पहले, और जिसका घनत्व कम होता है वो विरल। इसमें बताओ सघन का मतलब क्या हुआ? जिसका घनत्व ज़्यादा हो। और ज़्यादा किसका था भैया? पानी का। आई बात समझ में? निम्न में से विरल माध्यम में बताओ।
इन दोनों के सापेक्ष बताना, ये कांच है ये पानी है, तो जिसका कम होगा वो क्या होगा, विरल माध्यम होगा। और घनत्व किसका कम है, पानी का। ठीक है, और इसमें निम्न में से कौन सा विरल माध्यम है भैया, तो इसमें तो आपका गैस है ही। नई बात समझ में। देखो होता क्या है, मैं बताता हूँ। कोई चीज़ ऐसी है जो एक चीज़ है और एक ये चीज़ है, जब उसके अंदर कोई चीज़ जाए, अगर वो जल्दी से हट जाए तो वो होता है विरल। जैसे तुमने देखा कोई हवा में है, हवा में कोई तुमने गोली छोड़ दी तो रफ्तार तेज होगी ना, एकदम से पार निकल जाएगी। अब वही गोली अगर कांच में निकले तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा, टाइम लगेगा। क्यों, वहाँ रुकावट है, क्योंकि सघन का मतलब है आपस में उसके अणु जो हैं इस प्रकार से बंधे हुए हों। अब भी नई बात समझ में। और एक प्रकार से जैसे द्रव है, पानी है हमने पानी मान लिया, ध्यान समझो, और यो है तुम्हारा ठोस। इस बात को ध्यान से समझो तो मुझे ही पता चलेगा। और ये आपका गैस है, ये एक प्रकार से गैस मान लो, इसमें कुछ भी है, ये आपकी गैस है। एक बात बताओ, इनमें सबसे पहले हाथ किस में डाल के निकाल सकते हो तुम कहोगे भैया गैस में एकदम से निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। पानी में थोड़ा टाइम लगेगा फिर निकाल लोगे। अब ये तुम्हारा क्या है, ईंट मान लो, ईंट है, तुम हाथ ऐसा बाढ़ोगे निकाल लोगे एकदम से। क्यों, क्योंकि इसके अणु जो है आपस में मजबूत तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ये अंदर का जगह आपको नहीं दे रही जिससे हाथ अंदर को एकदम से बढ़ जाए। जबकि पानी के उससे हल्के हैं, इस वजह से पानी में तुम हाथ डाल सकते हो और निकाल सकते हो। नई बात समझ में। वायु में बिल्कुल ही दूर दूर है तो एकदम से निकाल लेंगे बाहर। इसी पर आधारित क्या है तुम्हारे ये माध्यम है। इसी प्रकार से क्या होता है, प्रकाश। ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई। अब यहाँ पर समझो, ये क्या है आपका गैस, तो गैस में प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी वायु, ऐसा मान लो वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तुम कहोगे 3 × 10⁸। ये क्या है आपका जल में कितनी होती बताई थी, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है आपका। ये भी क्या है आपका मीटर प्रति सेकंड है। और ये क्या है आपका द्रव में बताना 2 × 1 मिनट, ये तो वायु था ना, ठीक है। द्रव यहाँ पर लिखना आपको, द्रव में 2.25 × 10⁸ हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। उसके बाद ये क्या है भैया, ये क्या है तुम्हारा, ये है आपका ठोस यानी कांच मान लो, जिसमें आर पार दिखता हो। और कांच में प्रकाश की चाल क्या बताई थी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चेक करो, ये कांच में प्रकाश की चाल है, ये जल में प्रकाश की चाल है, और ये क्या है आपकी वायु में प्रकाश। ठीक है ना, नोट करो। इतना समझ में आया भाई। अब यहाँ पर देखो, अब करवाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर लिखते हैं भैया प्रकाश का अपवर्तन। क्या लिखेंगे, जब प्रकाश, नोट करते रहना आप, एक पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, प्रवेश करता है। या फिर ऐसा लिख लो कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरता है, या ऐसे लिख लो पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, प्रवेश ही लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है
तो वह अपने मार्ग से विचलित पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने, अच्छा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है। और लिख लो, और अभिलंब की ओर झुक जाता है, प्रकाश का इस प्रकार से अपने मार्ग से विचलित होना, प्रकाश का इस प्रकार से अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आई बात समझ में भाई, कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और अभिलंब की ओर झुक जाता है। प्रकाश का इस प्रकार से अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही, ठीक है भाई। या फिर अगर ये समझ में नहीं आया तो शॉर्ट वाली लिख लो यहाँ पे, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो उसकी चाल व दिशा बदल जाती है। कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ये लिख दो, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ये तो पता ना, ठीक है। तो लिख दो, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। ये नोट करो पहले। अब देखते हैं यहाँ पे, ये आपका हो गया, ये आपका विरल माध्यम, ये हमने लिख दिया आपका सघन माध्यम, ये आपका N1 लिख दिया और ये हो गया आपका N2, ठीक है भाई। और ये क्या हो गया भैया आपका अभिलंब, इसे डिनोट करते हैं हम किससे, N से, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, ये देखो, ये विरल का मतलब क्या होता पता हो ना, क्या हो गया आपका, ये वायु है और ये क्या है आपका कांच, और कांच को किसे डिनोट कर दिया हमने, इस प्रकार से। ये थोड़ा इससे लगेगा कि हमारा कांच है। अब आई बात समझ में। अब देखो, जैसे इस प्रकार प्रकाश की किरण आई तो ये ऐसे जानी थी ना,
लेकिन ऐसे न जाके ये आपकी क्या हुई, थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक गई इस प्रकार से। आई बात समझ में? तो ये जो अभिलंब की ओर झुकी है और ये है आपका अभिलंब, ठीक है। जो किरण आपकी आ रही है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण बोलेंगे भैया इसको। और जो ये जा रही है इसे क्या बोलेंगे भैया, नहीं, अपवर्तित किरण। ये दिख रही है यहाँ पे, अपवर्तित। परावर्तन में क्या बोलते हैं, परावर्तित, और इसमें क्या बोलते हैं, अपवर्तित। यहाँ पे लिख देते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। ये आपकी इस प्रकार को चली जाती है। अब करते क्या है भैया, ये जो आ रही है अभिलंब से, इसका कितने एंगल पर आ रही है इसे बोलते हैं हम क्या, आपतन कोण, जो कि आई होता है, क्या बोलेंगे इसे, आपतन कोण बोलेंगे इसको, ठीक है ना। और जिस एंगल पे जा रही है इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल आर हो जाता है, इसे बोलते हैं क्या, अपवर्तन कोण। उसमें क्या बोलते थे, परावर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। देखो एक बार समझो, जब प्रकाश की किरण जहाँ से आई और कांच में जब ये जाती है तो क्या होता है, ये अपने मार्ग से क्या होगा, विचलित। देखो जाना उधर था इसको, ठीक है। या फिर से हम डॉट डॉट बनाने इस प्रकार से, जाना उधर था, लेकिन ये थोड़ा अविलंब की ओर इस प्रकार से झुक गई। तुमने देखा भी होगा कि जब ये आपका होता, ये क्या है, पानी, ठीक है, ये आपका हुआ पानी, और इसके ऊपर माध्यम कौन सा होगा पता, वायु तो हर जगह है, तो इसके ऊपर माध्यम कौन सा है, माध्यम वायु, ठीक है। तो जब आपने पानी में पेन इस प्रकार से डुबोई होगी, इस प्रकार से, तो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन वो इस प्रकार से दिखती, टेढ़ी नहीं दिखती, टेढ़ी दिखेगी। जानी थी सीधी, थोड़ी टेढ़ी होती है। वो किस कारण होती है भैया, प्रकाश के अपवर्तन में। नई बात समझ में? क्यों, ये कैसा माध्यम है आपका, बताओ, सघन माध्यम है, और ये ऊपर क्या है, वायु, विरल माध्यम। और जब भी कोई चीज़ विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आई बात समझ में? और कोई वस्तु सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हट जाएगी। नई बात समझ में? अगर हम कोई विरल, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर, अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगी। और जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। ऐसा क्वेश्चन भी आता। सारी बात समझ में? नोट करो जल्दी इसको। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो अब भैया इसके भी कितने नियम हैं, 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है ना। तो लिख दो, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम भैया, 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। नंबर 1, अब यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 क्या है। अच्छा, कोई परावर्तन के नियम बताएगा, कितने नियम थे, कौन कौन से? देखो मैंने लिखवाया था, आपतित किरण, ठीक है, सुनो, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों कहाँ थे, एक ही तल में। सेम इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या लिखना है, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन
बिंदु पर अभिलंब अब ठीक चल रही क्लास। देखो, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती हैं। एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। उसमें क्या था? परावर्तित किरण। इसमें क्या होगा? अपवर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, उसमें क्या था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें कुछ और है। इसमें क्या है? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण जो कि क्या होता है आपका आई की ज्या। ज्या का मतलब पता? साइन कोस थीटा बड़ा यही होता। आपतन कोण की ज्या तथा एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए अपवर्तन कोण आर की ज्या की निष्पत्ति नियत रहती है। ठीक है, क्लियर है भैया? देखो कैसे लिखते क्या है भैया? साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, और ये लिखते पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और बराबर में इसको ये भी लिख सकते हैं भैया हम, या करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2 अपॉन N1 बराबर नियतांक। ये भैया हम लिख सकते हैं। बताओ, आई बात समझ में नहीं है? क्लियर है? कर सकते हैं इतना? कैसे लगी क्लास? समझ में आया? कुछ कर सकते हैं? तो ये मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।